आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, आज जो वॉइस ऑफ कामरान में मैं प्रोग्राम लेकर आया हूं उसका आगाज एक शेर से करूंगा कि जैसा कि एक मशहूर शेर है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अगर इसको इस तरह से अजीज दोस्तों इस शेर को बयान किया जाए कि दूसरे मिसरे को इसको तब्दील कर दिया जाए तो उसमें कहा जाए कि दुश्मनी खा गई आसमां कैसे कैसे, तो इस वक्त के मौजूदा हालात पर यह शेर बिल्कुल सादिक बैठता है। अजीज दोस्तों, अभी हाल ही में एक दुश्मनी जो कि 1994 से तकरीबन चली आ रही है और 2 दहाइयां इस पे 3 दहाइयां लग गई हैं इस दुश्मनी में, और इसका एक मैं हिस्ट्री भी आपके सामने बयान करूंगा कि लाहौर में अमीर बालाज नाम का जो नौजवान है उसको कत्ल कर दिया गया, और इसके बाद जो है कितने नौजवान जो है ये दुश्मनी खा जाएगी और इससे पहले कितने लोगों को खा गई है, इसके ऊपर अजीज दोस्तों आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो इसी पे है। अजीज दोस्तों, अमीर बालाज का जो खानदान है वो अरसा 200 साल से शालम मार्केट, जो मशहूर शालमी लाहौर की मार्केट है, वहां पर बसता है। इनका आबाई जो पेशा है पहलवानी है, और आबाई जो कारोबार है जिसको पेशा भी कह सकते हैं वो ट्रकों का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। इसमें अजीज दोस्तों इनका जो ये कारोबार है 1994 में आके इस कारोबार पे नजर लगती है, और वहां पे ये जो अमीर बालाज का वालिद है जिसको टीपू ट्रक्का वाला के नाम से कहा जाता है उसका कारोबार है, ट्रकों का अड्डा है, और वहां पे ये बाबा हनीफ और जो है वो उसके टीपू ट्रक्का वाला का दोस्त था। वहां दोस्तों में बैठ के आपस में कोई मुंह मारी हो गई, लड़ाई हो गई, जिसका टीपू ट्रक्का वाला ने जो है सुलह करा दी। अब उस सुलह के दौरान जैसे दोस्तों यारों में किसी को वो गलत साबित करना हो तो उसको गालम गलोच भी कर दी जाती है। तो टीपू ट्रक्का वाला ने हनीफ, जो बाबा हनीफ था, उसको गाली देते हुए कहा कि तेरी गलती है और तुमने इसमें पहल की, या तुम्हारी इस पूरी लड़ाई के अंदर तुम मुजरिम हो। अब वहां ही पे नीला गुंबद है, वहां पर इनके ट्रकों के करीब जो है अड्डे के करीब पेंचरों का काम करते थे जो लतीफ भट्ट और गोबकी भट्ट हैं। लतीफ भट्ट का वालिद और उसके बड़े भाई की पेंचरों की दुकान थी। अब वहां पे इन लोगों ने हनीफ को वो उकसाया, इस बात पे भड़काया कि तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई है और इसके ऊपर जो है तुम्हें इस पे बदला लेना चाहिए, और उसको उस आग को जो बुझ चुकी थी उस आग को इस तरह भड़काया कि उसको इस चीज के बारे में कहा कि तुम अगर ये बदला लोगे तो ये टीपू ट्रक्का वाला जो है ये इसका अपने बाप का अकलौता बेटा है, इसका कोई भाई नहीं है, तुम्हारा इस कारोबार पे कब्जा हो जाएगा और हम तुम्हारे पीछे इस पे खड़े होंगे। अजीज दोस्तों, हसद की आग जो है वो भी जैसे जैसे एक इंसान कारोबार में, नौकरी में या किसी भी दुनिया के शोबे में तरक्की कर रहा होता है, दूसरी तरफ मुखालफीन के हसद की आग भी उसी तरह तरक्की कर रही होती है। अब इसमें टीपू ट्रक्का वाला के खिलाफ हनीफ को जो भड़काया गया, उसके बाद 1994 में हनीफ जो है वो टीपू ट्रक्का वाला के ऊपर कातलाना हमला करता है, और कातलाना हमले के दौरान जो है वो पूरा ब्रस्ट जो है उसको गोलियों का मारता है, और उसमें टीपू ट्रक्का वाला जो है वो बच जाता है। फिर ठीक 2 दिन के बाद दूसरा हमला करता है जब वो नमाज पढ़ के आ रहा होता है, और मस्जिद की सफाई सुनाए खानदानी जराए बताते हैं कि वो मस्जिद की सफाई करवा के वापस आ रहा होता है, और दूसरे हमले के अंदर जब उसके ऊपर दूसरा हमला 2 दिन बाद होता है, टीपू ट्रक्का वाला उसमें जाँ बहक हो जाता है। अजीज दोस्तों, अब इसके अंदर अमीर बालाज के खानदान वाले, जो खास तौर पे अमीर बालाज के मामू हैं, उनका नाम सुल्तान है, वो अपने इस बयान में ये कहते हैं कि ये आग जो है फिर आगे चलती है और उसमें ये बढ़ते बढ़ते कई और जानों को ले लेती है। उसमें अजीज दोस्तों जब उनसे बात की जाती है अमीर बालाज के मामू से
कि आप जो है टीपू ट्रक्का वाला के जो मिसेस के भाई हैं सुल्तान महमूद, उनसे जब ये कहा जाता है कि आप पर भी इल्जाम है कि आपने भी उन लोगों के जो साथी हैं वो इसमें मरवाए हैं, तो उसमें पुलिस के जरिए जाली पुलिस मुकाबलों में मरवाए हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी जब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो चूंकि ये पुलिस का ये काम है और इस दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत से लोग मरे होंगे, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने जब कोई काम शुरू किया तो कोई हमारे साथ ऐसी ज्यादती हुई तो हमने कानून का सहारा लिया। और उसने ये भी कहा कि आप हमारे बारे में भी इलाके के अंदर ये पूछ सकते हैं कि ये फजा हमारी ये किस किस्म की है, हम कैसे लोग हैं, और इन्हीं जो लतीफ भट्ट और गोगी भट्ट है आप उनकी भी शोहरत पूछ सकते हैं कि वो एक पेंचरों की दुकान थी और वो आज अरबों खरबों पति कैसे बने, उन्होंने कौन सा कारोबार किया या वो कौन सा बिजनेस है जो वो करते हैं जिससे इतनी जल्दी वो ऊपर चले गए। अब उसमें उनका इशारा शायद कुछ इस तरह था कि गोगी भट्ट और लतीफ भट्ट जो हैं वो नाजायज राय से पैसा कमाते हैं, जिसमें उनके ऊपर कब्जे और दीगर मंशियात की खरीदो फरोख्त का भी काम है, जो दबे अल्फाज में वो उस पर इल्जाम लगाते हैं। उसके ऊपर अजीज दोस्तों वो अब ये दुश्मनी जो है जब अब टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद उसमें जब अमीर बालाज जो है वो इसमें बाप की गद्दी संभालता है, तो उसके बाद स्टार्ट में तो कुछ उसका तासुर ऐसा ही जाता है कि वो बाप की जो है गद्दी संभाल रहा है और वो भी अंडरवर्ल्ड में दाखिल हो रहा है। अब अजीज दोस्तों वो यहाँ पर एक चीज इस तरह से भी इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगी कि यहाँ पे 200, 500, 700 के करीब शूटर जो हैं इन खानदानों के अंदर भर्ती हुए थे, लेकिन बहरहाल अमीर बालाज का जो खानदान है उसके बारे में रिपोर्टें यही हैं कि वो जो है उनका जो है वो नस्ल दर नस्ल 200 साल से तकरीबन कारोबार में थे और उनके पास किसी किस्म का ऐसा वो नहीं पाया जाता कि वो किसी नाजायज फरोशी में हो। अब बहरहाल इसमें जब अमीर बालाज की कहानी शुरू होती है तो बीच में अमीर बालाज जो है गो के एक एंट्री देता है कि वो अंडरवर्ल्ड उसने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बीच में कुछ ऐसी वीडियोस और वो चीजें भी मिलती हैं कि जिसमें अमीर बालाज जो है इससे उकताहट का एहसास दिलाता है कि वो अब जिंदगी जो है पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहता है। अब इसके अंदर जो पुरानी दुश्मनी है जिसकी आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी, इसमें एक नया किरदार दाखिल होता है कि मीर बालाज को जो है दोबारा से उसका मर्डर करवाने के लिए और अपनी दुश्मनी को ताज़ा रखने के लिए सुहेल मलिक नाम का एक शख्स आता है जो मीर बालाज के इंतहाई करीबी दोस्त, जिसको मीर बालाज की वालदा जो है अपना बेटा मानती थी, एहसन शाह, उसके साथ मिलता है। और फिर कुछ जरा ये भी कहते हैं कि एहसन शाह खुद सुहेल मलिक से राब्ता करता है और वो उसके अंदर भी एक लालच होता है कि वो किसी तरीके से मीर बालाज और उसके भाई को कत्ल करवाए, और चूंकि वो उसके कारोबार में भी गाए बगाए जाता है। एहसन शाह जो है उसके बारे में भी ये कहते हैं कि उसके वालिद पीपल पार्टी के बहुत बड़े जो है वर्कर थे अपने दौर में और उनकी 2 लातें ज़ाया हुई थी भुट्टो दौर में, और वो भी कोई छोटे मोटे खानदान में नहीं था, उनका कांटे का बिजनेस था और उसके अंदर वो ठीक पैसे कमा रहे थे, लेकिन बहरहाल अमीर बालाज से तो बड़ा कारोबार वो भी नहीं था। तो एहसन शाह भी इस लालच में आता है कि अगर ये मीर बालाज और मीर मसब जो है 2 भाई हैं, इनको कत्ल करवा दिया जाए तो फिर इनके कारोबार को मैं संभाल सकता हूँ। अब कुछ जराए ये कहते हैं कि उसने मलिक सुहेल से राब्ता किया कि हमारा लतीफ भट्ट और गोगी भट्ट से राब्ता करवाया जाए, या वो जो है सुहेल जो है उसके जरिए लतीफ भट्ट और जो है और गोगी भट्ट वो एहसन शाह को मिलते हैं कि किसी तरीके से वो इसको मिलें और इसको रैकी करके फील्डिंग लगा के ये मीर बालाज का भी खात्मा किया जाए। बहरहाल जैसा भी हुआ, अब इनकी 5 से 6 मीटिंग्स होती हैं। मलिक सुहेल जो है वो मीटिंग करवाता है और इसमें जब वो उससे मिलने जाता है तो भेस बदल कर मुख्तलिफ गाड़ियों में एक जगह का सफर वो एक गाड़ी में नहीं करता बल्कि कुछ ज्यादा गाड़ियों में करता है कि गाड़ियां बदल बदल कर वो भट्ट फैमिली से मिलने जाता है और वहां पर जाकर
उसकी प्लानिंग की जाती है कि कैसे मीर बालाज को जो है कत्ल करने में उसकी प्लानिंग की जाए और मनसूबाबंदी की जाए। अब इसके अंदर अजीज दोस्तों यहाँ पर इस दुश्मनी को जिंदा रखने के लिए और जलती पे तेल लगाने के लिए एहसन शाह मीर बालाज की निजी गुफ्तगू जो कि भट्ट फैमिली के मुतालिक होती और उसके बारे में जो वो कमेंट करता वो रिकॉर्डिंग कर करके इनको लतीफ भट्ट और गोगी भट्ट को भी वो सुनाता। अब उसके बाद अजीज दोस्तों वो इसकी बाकायदा प्लानिंग होती है और इसकी कीमत तय होती है। 5 करोड़ पे एहसन शाह को तैयार किया जाता है कि वो फील्डिंग लगा के रैकी करके ये मीर बालाज को जो है कत्ल होने के लिए उनमें मदद करेगा, जिसमें 50 लाख रुपया उसको एडवांस मिल जाता है और वो एडवांस लेकर उम्रे के ऊपर चला जाता है ताकि उसके ऊपर कोई शक न करे। और वहां से उम्रे के दौरान 12 जो कॉल्स हैं उसकी रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें वीडियो कॉल्स भी मौजूद हैं, जिसमें वो लोकेशन पूछता है कि आप कहाँ हो, और लोकेशन पूछने के बाद वो वीडियो कॉल भी करके उससे कंफर्म करता है कि बैकग्राउंड में आने वाले सीन से अंदाजा लगाया जा सके कि ये मीर बालाज जो है वो वहीं पर मौजूद है कि नहीं। उसके बाद अजीज दोस्तों ये चीज जो है आगे बढ़ती है और बढ़ते हुए एक दोस्त की शादी आ जाती है और शादी के दौरान भी एहसन शाह जो है वो सऊदी अरब में होता है और वहां से फुल रैकी करता है और पूरी फील्डिंग जो है वो लगा के रखता है। और उसके दोस्त को जो है उसमें हालांकि कहते हैं कि मीर बालाज जो है उसका जी भी नहीं चाह रहा होता उस शादी में शिरकत करने का, और उसमें एहसन शाह जो है वो उसको मजबूर करता है और वो जिस दोस्त की शादी है वो भी उसको मजबूर करते हैं कि आप उस शादी में आए और उसके ऊपर जो है शिरकत की वो जिद करता है। अब यहाँ पर अजीज दोस्तों एक चीज जो सामने आती है कि उस वक्त मीर बालाज जो हर वक्त जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रखता है, उसने वो जैकेट भी नहीं पहनी। उसके अलावा उसके साथ उसके गार्ड भी मौजूद होते हैं और भरपूर तरीके से मुकम्मल भट्ट फैमिली जो है वो जानती है कि ये काम जो है जो हम करने जा रहे हैं इस वक्त बिल्कुल लोहा गर्म है और इस टाइम जो चोट लगाई जाएगी वो बर वक्त और मुकम्मल साबित होगी। अब जिस दिन मीर बालाज को कत्ल किया जाता है उस दिन जो लतीफ भट्ट है वो सुबह फ्लाइट पकड़ता है और पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। इसमें जब वहां पे उसको कत्ल कर दिया जाता है मीर बालाज को इनके शूटर्स के जरिए, आखिरकार हमला जो है वो कारगर साबित होता है और मीर बालाज जो है मौके पर जहां भाग हो जाता है। अब वहां पे जो शख्स मीर बालाज को कत्ल करता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मीर बालाज के जो गार्ड्स हैं वो उसको निशाना बनाते हैं, जवाबी फायरिंग में वो मारा जाता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा जाता है ताकि सबूत खत्म कर दिया जाए। अब उसमें वहां पे मीर मसहब भी उस शादी में मौजूद होता है, मीर मसहब को भी मारना मकसद होता है और इसमें मीर मसहब जो है वो शामिल नहीं हो सकता, वो उसे मतलब उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। तो इसमें अजीज दोस्तों वादे तौर पे तो यही लगता है कि जो कातिल है वो मीर बालाज के गार्ड्स के हाथों ही मरा है। अगर अपने साथियों से मरा होता तो वो फिर अपनी कार्रवाई को पूरा कंप्लीट करते और इसमें चले जाते। अब इसमें ये 1994 से शुरू जो दुश्मनी है वो अजीज दोस्तों अभी तक जारी है। इसमें 12-13 के करीब लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। अब एहसन शाह कैसे पकड़ा जाता है, एहसन शाह जो है वो पकड़ा कुछ यूं जाता है कि गोगी भट्ट और लतीफ भट्ट के कुछ मुलाजमीन को पकड़ा जाता है। उनमें से उनके जरिए पता चलता है कि वो ये बयान देते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। उसमें वो अली असगर नामी एक बावर्ची का नाम लेते हैं। उस बावर्ची को जो है पकड़ने के लिए जब छापे मारे जाते हैं तो वो रूपोश होता है और कुछ जराए बताते हैं कि वो लतीफ भट्ट के साथ ही बाहर चला गया है, लेकिन बाद में CIA अपने जराए से ये पता करती है तो वो बलोचिस्तान के इलाके ऊगी में रूपोश होता है जो उसका अपना इलाका है। CIA वहां पर जाती है, पुलिस जाती है, 3-4 दिन का सहराओं में कैंप लगाती है और आखिरकार उसे गिरफ्तार करके ले आती है। और गिरफ्तारी के बाद जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो वो कहता है कि जी
ये मामला मेरे सामने हुआ है और इसमें अमीर बालाज जो है उसका अपना दोस्त शामिल है, जिस पे अमीर बालाज के भाई से पुलिस मसहब से तस्वीर मांगती है, और तस्वीर मांगने के बाद जब उसको दिखाई जाती हैं तो 35-40 की तस्वीर की तादाद होती है या इससे ज़्यादा होती है, तो वो उनमें कहता है कि इनमें से कोई नहीं। उसके बाद पुलिस जो है वो इंसिस्ट करती है मसहब से, जो मीर मसहब बालाज के भाई हैं उनसे, कि भी आप एहसन शाह की तस्वीर भेजें, जिस पर वो ये कहता है कि वो तो हमारे घर का फर्द है और हम जो है उसको भाई समझते हैं, लेकिन वो जिद करते हैं कि आप तस्वीर तो भेजें। जब तस्वीर भेजी जाती है तो अली असगर बावर्ची उसको पहचान लेता है और वो कहता है कि जी 5 से 6 दफा ये बंदा आया है और इसको मैं खुद इसको खाने पे सर्व करता रहा हूँ और मैं इसको जानता हूँ कि ये शख्स इसमें शामिल है। इसमें अब एक कहानी और आ जाती है कि एहसन शाह जो है वो जब वापस आता है तो या खुद को गोली मारता है या दोस्त के जरिए कि तफ्तीश का रुख जो है तब्दील किया जाए कि ये दुश्मनी अब मेरी तरफ आ गई है, यानी कि वो एक स्टोरी बनाता है कि मैं भी जो है इस दुश्मनी का शिकार हो रहा हूं ताकि इस पर शक न किया जाए। लेकिन बावर्ची की इस बयान के बाद, पहचान के बाद, जब 14 के करीब पुलिस की गाड़ियां जो डाले हैं वो जाते हैं और एहसन शाह को गिरफ्तार करते हैं। एहसन शाह गिरफ्तारी के बाद अब हर चीज बता रहा है। 11 के करीब लोग गिरफ्तार हैं और CIA ने जो है उनके सर मूंड दिए हैं, जिनको देसी जुबान में हम कह सकते हैं उनकी टिंड कर दी है। और इस वक्त पुलिस जो है 1-2 दिन के अंदर इसके मंतकी अंजाम तक तफ्तीश को पहुंचाएगी। CIA इसको जाती तौर पे देख रही है और इसका अंजाम जो है आपके सामने आ जाएगा। तो ये थी अजीज दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि कैसे कैसे दुश्मनी के अंदर इंसान जो है वो धंसता चला जाता है और फिर वो चाहने के बावजूद भी खुद को नहीं निकाल सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसे अजाब से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।